ये जो फुल कॉस्ट प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे जो मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या ओलिगोपोली, उसमें प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो ये सारी जो थ्योरीज हमने पढ़ी हैं, उसमें प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एजम्पशन। एजम्पशन जो लिया जाता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का होता है। जो मार्जिनलिस्ट रिवोल्यूशन था, उसके बाद द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल एनालिसिस। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, विद द दैट इज द यूज ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट कंसेप्ट। इससे हम लोग जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। एक नया ऑल्टरनेटिव अप्रोच आया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का और मार्जिनल प्रिंसिपल रूल का, और वो रूल था और वो जो कॉन्सेप्ट था, अप्रोच था, वो था फुल कॉस्ट प्राइसिंग। ठीक है, तो ये जो फुल कॉस्ट प्राइसिंग है, ये अज्यूम नहीं करता है, दिस थ्योरी डज नॉट अज्यूम that a rational firm seek to maximize profit. It does not assume that a rational firm seek to maximize profit. फुल कॉस्ट थ्योरी जो है उसको बहुत सारे नाम से हम लोग जानते हैं। फुल कॉस्ट थ्योरी को हम लोग एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी या कॉस्ट प्लस प्राइसिंग या मार्कअप प्राइसिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ये मार्कअप प्राइसिंग या कॉस्ट प्लस प्राइसिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि बिजनेसमैन जो होता है वो व्हेन फिक्सिंग प्राइस एट अ मार्कअप टू देयर एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे जस्ट आफ्टर दिस फुल कॉस्ट थ्योरी, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम फुल कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी पे आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड्स में कि 1939 में Hall and Hitch of Oxford University criticized the notion of profit maximization on the basis of answers to the questionnaires of 38 entrepreneurs, 33 of whom were manufacturers, 3 retailers and 2 builders. तो 33 मैन्युफैक्चरिंग फर्म में 15 प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, 4 प्रोड्यूस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, 7 कैपिटल गुड्स एंड 7 टेक्सटाइल। ये जो सैंपल लिया गया था, हॉल एंड हिच ने लिया था इस स्टडी के लिए, वो एक रैंडम सैंपल नहीं था, लेकिन it included firms which may well be expected to belong to efficiently managed enterprises। जो ऐसे फर्म्स को लिए गए थे जिसको कहा जा सकता था कि वो efficiently managed enterprises थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि they empirically found that firm instead of firm is एक, तो ये उन्होंने क्या they empirically found that firm instead of equating marginal revenue with marginal cost, many firms engage themselves in full cost pricing। उन्होंने ये देखा कि वो बहुत सारे फर्म जो है वो मार्जिनल कॉस्ट और जो मार्जिनल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो नहीं करते हैं, वो फुल कॉस्ट प्राइसिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और जैसे हॉल एंड हिच के शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा था कि द वे इन विच बिजनेसमैन डिसाइड्स व्हाट प्राइस टू चार्ज फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड व्हाट आउटपुट टू प्रोड्यूस cast doubt on general applicability of conventional analysis of price and output policy in terms of marginal cost and marginal revenue, and suggests a mode of entrepreneurial behavior of which current economic doctrine tend to ignore। तो उन्होंने कहा था कि बहुत सारे जो ये हमारे ये कन्वेंशनल एनालिसिस है प्राइस ऑन आउटपुट पॉलिसी का इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, ये बहुत सारे लोग इग्नोर कर फॉलो नहीं करते। और उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो एंटरप्रेन्योर बिहेवियर होता है जिसको कि करंट इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन इग्नोर करता है, उसके बेसिस पर प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो
तो इसमें जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द एम्पिरिकल स्टडी Hall and Hitch concluded that the majority of entrepreneurs under oligopoly base their selling prices upon what they call full cost and including an allowance of profit and not in terms of equality of marginal cost and marginal revenue at all. So according to Hall and Hitch, there are certain regions which induce firm to follow the full cost pricing. कॉलेज ने कहा था कि कुछ रीजन्स होते हैं जिसके कारण जो है वो फर्म जो है वो फुल कॉस्ट प्राइसिंग को फॉलो करते हैं। तो उसमें रीजन क्या क्या था? पहला है कैसेट और ओपन कल्यूजन अमंग प्रोड्यूसर्स। कैसेट मतलब छुपके या ओपन कल्यूजन, साठगांठ जो है या तो छुपके कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स या खुले तौर से कर रहे हैं, लेकिन वो साठगांठ कर रहे हैं, है ना, साठगांठ करके प्राइस डिसाइड करते हैं। दूसरा है फेल्योर टू नो कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर का प्रेफरेंस जानने में फेल्योर, ये भी रीजन होता है फुल कॉस्ट प्राइसिंग का। फिर है रिएक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स टू अ चेंज इन प्राइस, फिर मोरल कन्विक्शन ऑफ फेयरनेस, और नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ इफेक्ट of price increase or decreases. All these reasons prevent oligopolist producers from setting a price other than the full cost price. जो क्वेश्चंस होगा वो हम लोग बाद में लेते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो हॉल एंड हिच का थ्योरी था उसमें फुल कॉस्ट थ्योरी में फुल कॉस्ट प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता था। जो हॉल एंड हिच का फुल कॉस्ट थ्योरी है, तो हॉल एंड हिच ने क्या किया था कि दे कंबाइंड एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग विद द किंग डिमांड कर्व एनालिसिस। आपने पढ़ा होगा ओलिगोपोली में किंग डिमांड कर्व, अभी हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे किंग डिमांड कर्व क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू हॉल एंड हिच, ओलिगोपोलिस्ट फर्म फेस किंग डिमांड कर्व। जो ओलिगोपोलिस्ट फर्म होता है वो किंग डिमांड कर्व, ये जो डिमांड कर्व आप देख रहे हैं ना डी और D1, दैट इज किंग डिमांड कर्व। ये देखिए डिमांड कर्व अभी तक आप देखते होंगे लीनियर होता है ऐसा कॉन्वेक्स होता है, लेकिन ये किंग है, ये ऐसे है, फिर यहाँ से ये किंग हो गए, ये ऐसे हो गए। दिस इज कॉल्ड द किंग डिमांड कर्व। तो मैंने कहा था कि जो ओलिगोपोलिस्ट फर्म होता है दे फेस किंग डिमांड कर्व। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ओलिगोपोलिस्ट फर्म इज प्राइस रिजिडिटी। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है ओलिगोपोलिस्ट फर्म का? प्राइस रिजिड होता है, प्राइस रिजिड होता है। तो प्राइस रिजिडिटी क्या होता है? इट इम्प्लाइज दैट फर्म्स वुड नॉट लाइक टू चेंज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। प्राइस रिजिड होता है, इसका क्या मतलब होता है कि जो फर्म होता है वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज नहीं करना चाहते। अब क्यों नहीं करना चाहते? दिस इज बिकॉज each oligopolist firm believes that if it lowers the price below the prevailing price, his competitors will follow him. अगर वो प्राइस जो है वो प्रिवेलिंग प्राइस से कम करते हैं तो जो कॉम्पिटिटर्स है उनको वो उनको फॉलो करेंगे और वो अपना भी प्राइस कम कर लेंगे। लेकिन दूसरे अगर हम बात करें तो अगर कोई भी ओलिगोपोली फर्म अपना प्राइस राइज करता है जो मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस है, तो क्या उसका कॉम्पिटिटर उसको फॉलो करेगा? नहीं करेगा। अगर प्राइस फॉल करता है तो दूसरा फर्म उसको तुरंत फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ओलिगोपोली में देयर आर ओनली फ्यू फर्म्स। तो अगर प्राइस कम रिड्यूस करता है तो दूसरा फर्म तुरंत उसको फॉलो करेगा और वो भी प्राइस रिड्यूस कर देगा। लेकिन अगर कोई भी ओलिगोपोली फर्म अपना प्राइस इंक्रीज करता है तो दूसरा फर्म क्या करेगा? अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं करेगा। तो ये किंग डिमांड कर्व होता है। किंग डिमांड कर्व ओलिगोपोली फर्म का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है प्राइस रिजिडिटी। तो जो किंग डिमांड कर्व विद द किंग एट द करंट प्राइस इज फॉर्म्ड ऑन द एजम्पशन दैट, ये किस एजम्पशन पे फॉर्म होता है? ये इस एजम्पशन पे फॉर्म होता है that increase in price by an oligopolist firm will not be matched by its rivals, but any decrease in the price will immediately followed by its rival. ये किंग डिमांड का किस एजम्पशन पर बेस्ड होता है? ये इस एजम्पशन में बेस्ड होता है कि कोई भी अगर ओलिगोपोली फर्म होता है, अगर वो अपना प्राइस डिक्रीज करता है तो
दूसरा फर्म उसको इमीडिएटली फॉलो करेगा, लेकिन अगर ये अपना प्राइस इंक्रीज करता है तो दूसरा फर्म उसको फॉलो नहीं करेगा। तो द पोर्शन ऑफ किंग डिमांड कर्व एबव करंट प्राइस इज हाईली इलास्टिक। ये जो पोर्शन है आप देखेंगे, दिस पोर्शन इज हाईली इलास्टिक, ठीक है। और द पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व बिलो करंट प्राइस, ये जो करंट प्राइस है, दिस इज द करंट प्राइस। Above it, it is highly elastic, and below it, it is highly sorry, it is less elastic. It is less elastic, और above it, it is highly elastic. तो Hall and Hitch जो है, they fix the current price on the basis of average cost. वो current price, जो current price है P, उसको कैसे फिक्स किए? On the basis of average cost, and at this price a kink in demand curve is formed. इस प्राइस पर एवरेज कॉस्ट पे फॉर्म किया और यहाँ पर क्या हो गया? किंग फॉर्म कर दिया। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है दैट इज मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस, एंड आउटपुट जो है दैट इज मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इस फिगर में आप देखिए कि सपोज आप करिए कि कोई भी फर्म है, they want to produce OQ units of output. So this OQ unit of output is fixed on the basis of expected sales in the period. ये कोई भी फर्म OQ यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो वो किस बेसिस पे प्रोड्यूस करेगा कि किसी भी पीरियड में उसका एक्सपेक्टेड सेल क्या है। So after deciding the unit of output to be produced, the firm then calculate the average direct cost incurred on acquiring resources and average overhead cost incurred on capital equipment etc. पहले तो वो देख लेगा कि कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, फिर कैलकुलेट करेगा कि उसका एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट क्या है जो रिसोर्सेस एक्वायर करेगा उसमें, फिर एवरेज ओवरहेड कॉस्ट क्या है कैपिटल इक्विपमेंट्स के लिए एक्सेट्रा। और इसके बाद क्या करेगा? आफ्टर कैलकुलेटिंग एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट एंड एवरेज ओवरहेड कॉस्ट, फर्म एड्स कन्वेंशनल मार्जिन फॉर प्रॉफिट टू इट। So addition of average direct cost and average overhead cost and conventional margin for profit is average cost. ये क्या yield करेगा? ये yield करेगा total average cost। तो अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि एवरेज कॉस्ट जो है वो है PQ। इस फिगर में एवरेज कॉस्ट जो है वो है PQ। तो एवरेज कॉस्ट इज PQ टू प्रोड्यूस OQ अमाउंट ऑफ आउटपुट। Average cost is PQ to produce OQ amount of output. The firm will set the price OB. The firm will set the price OB which is equal to QP average cost. So the kink in the demand curve D1 is formed at the price this P, ये जो होता है ये OB जो प्राइस है यहाँ पर ये क्या करेगा? किंग फॉर्म कर देगा। किंग कैसे फॉर्म होता है? तो जैसा हॉल एंड हिच ने बताया था कि जो एवरेज कॉस्ट डिसाइड हो जाता है, एवरेज कॉस्ट डिसाइड होने के बाद वहाँ पर किंग फॉर्म हो जाता है। तो ये यहाँ पर OB पर या आप कह सकते हैं कि QP पर D1 डिमांड कर्व में किंग फॉर्म हो गया है। तो हॉल एंड हिच use the average cost pricing with king demand curve to provide the explanation for the stability of price in short run under oligopoly. तो हॉल हिच ने कहा था कि जो किंग डिमांड कर्व होता है दैट इज द एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों शॉर्ट रन ओलिगोपोली में प्राइस जो होता है वो स्टेबल होता है। तो एनी चेंज इन डिमांड शिफ्ट द किंग डिमांड कर्व कीपिंग प्राइस अनचेंज। कोई भी डिमांड में अगर चेंज होता है तो किंग डिमांड कर्व जो होता है वो शिफ्ट होता है, प्राइस चेंज नहीं होता है। और एनी इंक्रीज इन डिमांड शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द राइट, ये राइट साइड हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो लेफ्ट साइड और इंक्रीज होगा तो राइट साइड। डिमांड का मूव करेगा, प्राइस विल रिमेन अनचेंज बिकॉज देयर इज प्राइस रिजिडिटी, प्राइस जो होगा वो रिजिड होगा। So any increase in demand shift the king demand curve to right,
and any decrease in demand shift the king demand curve to left without any change in price. प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा. अगर डिमांड इंक्रीज करता है तो DG1, अगर इंक्रीज करता है तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, अगर डिक्रीज करता है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा. लेकिन हॉल एंड हिच ने कहा था कि देयर आर 2 एक्सेप्शंस वेयर प्राइस ऑफ आउटपुट चेंजेस. 2 एक्सेप्शंस उन्होंने दिया था जहां पर प्राइस जो होता है आउटपुट का वो चेंज कर सकता है. तो वो कौन कौन सा एक्सेप्शन था? पहला एक्सेप्शन ये था कि इफ देयर इज लार्ज डिक्रीज इन डिमांड एंड डिमांड रिमेन्स एट अ लो लेवल फॉर सम टाइम, then there is a likelihood that price has to be reduced so as to maintain output. अगर डिमांड बहुत लार्ज डिक्रीज हो जाता है डिमांड में, और ये डिमांड जो होता है अगर वो लो लेवल पर है कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, तो ऐसा माना जा सकता है कि प्राइस हैज टू बी रिड्यूस टू एज टू मेंटेन आउटपुट. आउटपुट को मेंटेन करने के लिए प्राइस को जो रिड्यूस किया जा सकता है. All in which explain this reduction in price in context of depressed demand. Depressed demand होगा तो ऐसा हो सकता है. So according to them, irrational behavior of any one entrepreneur forces the other entrepreneur to reduce their prices as well. अगर कोई भी irrational behavior फॉर्म करता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देगा, है ना, या प्रोडक्ट जो है वो लगभग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स है और एक एंटरप्रेन्योर ने बहुत ज़्यादा अपना प्राइस को अगर कम कर दिया तो दूसरा एंटरप्रेन्योर भी होगा, दे विल बी फोर्स्ड टू रिड्यूस देयर प्राइस एज वेल. और दूसरा रीजन है कि इफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल फर्म्स इंक्रीजेस बाय सिमिलर अमाउंट, अगर सभी फर्म्स का एवरेज कॉस्ट जो होता है वो सिमिलर अमाउंट से इंक्रीज कर जाए ड्यू टू चेंज इन you can say फैक्टर प्राइस, अगर फैक्टर प्राइस में चेंज के कारण या फिर रॉ मटेरियल्स में चेंज के कारण या फिर आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में चेंज के कारण, अगर सभी फर्म का जो प्राइस है, एवरेज कॉस्ट है, वो अगर इंक्रीज कर जाए तो दिस विल लीड टू रिवैल्यूएशन ऑफ द फुल कॉस्ट प्राइस. ये फुल कॉस्ट को रिवैल्यूएट करने किया जाएगा फिर. So according to Hall and Hitch, there will not be any tendency for the price to either fall or rise more than the factor cost and raw material cost. उसमें भी कितना कम और ज़्यादा होगा, या तो जो फैक्टर कॉस्ट है या रॉ मटेरियल का कॉस्ट है उसी के कंटेक्स्ट में वो चेंज होगा. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर एवरेज कॉस्ट फॉल करता है फॉर अ लार्ज रेंज ऑफ आउटपुट, देन अकॉर्डिंग टू एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड आउटपुट. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. ये क्या है कि अगर एवरेज कॉस्ट फॉल करता है फॉर अ लार्ज रेंज ऑफ आउटपुट, बहुत ज़्यादा आउटपुट के लिए अगर एवरेज कॉस्ट फॉल करता है, then according to average cost pricing there exists a negative relationship between price and output. So this implies that smaller level of output is associated with high cost per unit and thus high prices needs to be set. और दूसरे अगर हम बात करें on the other hand large level of output is associated with low cost per unit and thus low prices need to be set. So according to Hall and Hitch, oligopolist firms are producing large level of output and thus charge higher prices for their products. इसके पीछे रीजन क्या है? पहला रीजन है प्राइस स्टेबिलिटी, they have दूसरा है कि they have capacity to produce large level of output, और तीसरा है कि they are prevented by a king on demand curve to raise price.